बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। 0243-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। Before I get started with the calls and the updates, a special shout out for a very special person. This special person tends to watch my videos by zooming in, and no doubt they'll be watching this video tomorrow morning when they wake up. So if you do, I hope you like what you see. नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। और लास्ट वीक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो लास्ट वीक होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि जो होम ऑफिस फीसेस हैं वो बढ़ रही हैं ऑन अक्टूबर द 4th। जी हाँ, अक्टूबर 4 को होम ऑफिस तकरीबन सब एप्लीकेशंस में फीसेस बढ़ा रही हैं और इनकी जो वजह है कि महंगाई हो गई है, हमारे जो कॉस्ट हैं एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में वो भी बढ़ गए हैं, इसलिए हमने फीसेस बढ़ा दी हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि हम माइग्रेंट्स को डिटर करना चाहते हैं कि वो ये इस मुल्क में ना आए, और अगर हम फीसेस बढ़ाएंगे फिर जाहिर सी बात है वो अपने आप को रेगुलराइज नहीं कर सकेंगे। अगर वो अपने आप को रेगुलराइज नहीं कर सकेंगे वो फिर इस कंट्री में नहीं आएंगे। और जो लास्ट वीक होम ऑफिस ने ये मेमोरेंडम इशू किया है, इन्होंने ये लिखा है कि हम तकरीबन 15% इंक्रीज कर रहे हैं विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस में, वो फ़ीस बढ़ा रहे हैं। सो अभी जो देखें, एक विजिट वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी जो फ़ीस है तकरीबन £100। अब अक्टूबर 4 के बाद उसकी जो फ़ीस होगी वो होगी 115 जो 2 साल का विजिट वीज़ा है उसमें ये कर रही है 6% का इजाफा। सो अभी 2 साल विजिट वीज़े की जो फ़ीस है वो है £376, उसको बढ़ाया जा रहा है टू £400। जो वर्क रूट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है बाय 15%। और जो आउट कंट्री एप्लीकेशन है जो आप करते हैं 3 years और लेस, उसको बढ़ाया जा रहा है फ्रॉम £625 टू £719, उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर 3 साल से ज़्यादा आप अप्लाई कर रहे हैं उसको भी बढ़ाया जा रहा है आउट कंट्री फ्रॉम £479 टू £551। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न कि हर तकरीबन एप्लीकेशन में 10 टू लेके 20% होम ऑफिस फ़ीस बढ़ा रही है। जो स्टूडेंट फीसेस हैं वो होम ऑफिस कहती हैं कि उनको इन लाइन लेके आया जा रहा है फ्रॉम विद इन कंट्री एंड आउट कंट्री। सो जो एक इन कंट्री का एप्लीकेंट है और आउट कंट्री का, वो सेम फीसेस देंगे। जहाँ तक बात है इन कंट्री एप्लीकेशंस की, अगर आप एक स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एज एन एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉई को इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, अभी आप देखिए उसकी फ़ीस होती है £199, उसको भी बढ़ाया जा रहा है टू £239। अगर एज एन एप्लीकेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो के आप स्विच कर रहे हैं टू स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन, उसकी जो फीस है वो भी बढ़ाई जा रही है। 3 year एप्लीकेशन विल नाउ बी £827। अगर आप 3 साल से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं फॉर वर्क परमिट फॉर एग्जांपल 5 years, उसकी जो फीस होगी एप्लीकेशन फ़ीस वो होगी £1,500। जो लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस हैं प्राइवेट लाइफ के, ह्यूमन राइट्स के, उसमें थोड़ी सी ये गुड न्यूज़ है कि जो फीस है वो अभी भी सेम रहेगी जो अभी है। सो इट विल बी £1,048 जो अभी है, वही फीस आप पे करेंगे आफ्टर अक्टूबर द 4th। जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के एप्लीकेशंस हैं जहां आप अप्लाई करते हैं सेटलमेंट के लिए, उसको भी बढ़ाया जा रहा है फ्रॉम £2,404 टू £2,885। सो ये आप देख सकते हैं £481 का इजाफा फीसिस में आ रहा है। इसी तरह नेशनलिटी की एप्लीकेशन देखें, उसमें भी ये इंक्रीसेस कर रहे हैं। जो नेशनलिटी की अभी भी फीस है वो तकरीबन मेरे ख्याल में है £1,330। उसमें अभी ये कर रही है £1,580 आफ्टर अक्टूबर द 4th। तो ये भी काफ़ी ये बढ़ा रहे हैं इस फीस को, £250 तकरीबन इसको ये बढ़ा रहे हैं नेशनलिटी की एप्लीकेशन। अगर आपके पास है ILR ऑलरेडी, आपने लाइफ इन द UK पास कर लिया, आपके पास इंग्लिश टेस्ट ऑलरेडी है, मेरी आपसे एडवाइस होगी जल्द से जल्द आप अप्लाई कर लें, बल्कि बजाय आप ये इंक्रीज पे करें आफ्टर अक्टूबर द 4th। एक चेंज जो अभी नहीं आया
गवर्नमेंट की तरफ से, और वो उनका ये कहना है कि वो आएगा इन लेट ऑटम. सो लेट ऑटम वी कैन से एंड ऑफ अक्टूबर, पोटेंशियली एंड ऑफ नवंबर. और वो क्या है, द NHS फीस जो होम ऑफिस वो भी इंक्रीज करने जा रही है. ये 2-3 माह पहले होम ऑफिस ने ऐलान किया था. इसको भी बढ़ाया जाएगा फ्रॉम £624 per year to £1,035 per year. सो ये देख सकते हैं काफ़ी ये बड़ी जंप है. सो एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर आपके पास अभी है 2.5 साल का वीज़ा और आप अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए या एक्सटेंशन के लिए, आप अभी पे करेंगे मेरे ख्याल में £1,560 IHS फीस. यू विल पे £1,048 application fees, total a combined amount of £2,600. लेकिन जो नए रूल्स आएंगे, जब IHS को इंक्रीज कर दिया जाएगा, फिर जो टोटल फीस होगी एप्लीकेशन के लिए 2.5 साल वीज़े के लिए, वो होगी तकरीबन £2,587 for just the IHS. और उसके बाद आपने ऐड करना है £1,048 for the application fees. टोटल जो आप पे करेंगे एक एप्लीकेशन के लिए, वन एप्लीकेंट 2.5 साल वीज़े एक्सटेंशन के लिए, वो होगा £3,635.50. अभी अगर आप देखें, अगर आप विंडो सर्विस की एप्लीकेशन करते हैं, प्रायोरिटी की एप्लीकेशन, आप पे करते हैं तकरीबन £3,408. लेकिन जब एप्लीकेशन फीस बढ़ जाएंगी, जब IHS फीस इसको बढ़ाया जाएगा, फिर एक एप्लीकेशन के लिए नॉर्मल सर्विस में यू विल बी पेइंग तकरीबन £3,635.50. सो यू कैन सी द बिग इंक्रीज. सो अगर आपके पास एक फैमिली है जहां आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, आप तो पे कर रहे होंगे तकरीबन £12,000. सो इट इज़ आउटरेजियस. बट होम ऑफिस, द गवर्नमेंट ये जानबूझ के ये कर रही है कि वो चाहती है माइग्रेंट्स को वीज़ा ना मिलें और इस तरह फिर माइग्रेंट्स तंग होके इस मुल्क से वापस निकल जाएं. बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यहाँ भी आपके लिए एक रिलीफ है, और वो क्या है, फ़ी वेवर. सो अगर आप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ होम ऑफिस आपको फ़ीस माफ़ कर देती है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है. लेकिन ये जो फ़ी वेवर की एग्जाम्पशन होती है, ये ILR एप्लीकेशंस के लिए नहीं होती, ये नेशनैलिटी एप्लीकेशंस के लिए नहीं होती, और ये जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं अंडर द 5-year पार्टनर रूट, उनके लिए भी ये एग्जाम्पशन नहीं होती. बट इफ़ यू आर ऑन द 10-year रूट या आपकी एप्लीकेशन है ह्यूमन राइट्स बेस्ड, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ी वेवर के लिए. अच्छा, एक और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था, जो मुझे नज़र आई है पिछले चंद दिनों में, वो है जो सुपर प्रायोरिटी सर्विस होम ऑफिस की तरफ से, उसमें काफ़ी डिलेज आ रही हैं. अब सुपर प्रायोरिटी सर्विस है क्या? जहां आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आप होम ऑफिस को पे करते हैं तकरीबन £800 एक्स्ट्रा. होम ऑफिस क्या करती है, जब भी आप अपने बायोमेट्रिक्स दे देते हैं, उसके 24 आवर्स बाद वो आपको डिसीजन दे देती है, प्रायोरिटी. लेकिन अब क्या हो रहा है, होम ऑफिस पैसे भी ले रही है, लेकिन उसके बाद एक चिट्ठी दी जाती है एप्लीकेंट को कि जी हम आपके एप्लीकेशन को विदिन 24 आवर्स में नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आपके केस में कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस, कोई कॉम्प्लेक्स सिनारियोज हैं, जिस वजह से हम इस एप्लीकेशन को अभी नहीं डिसाइड कर सकते. इसको हम डिसाइड करेंगे विद इन द सर्विस स्टैंडर्ड विच कैन बी मोर देन 12 months. सो मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि ख़ास तौर पर अगर आप एक फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेंट हैं जहां आपका स्टेटस नहीं है, होम ऑफिस ने इंटरनली मेरे सुनने में आया है कि एक पॉलिसी बना ली है कि जो बंदा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है अपना स्टेटस रेगुलराइज करने के लिए, चाहे वो पैसे भी भर रहा है £800 एक्स्ट्रा फॉर अ प्रायोरिटी सर्विस एप्लीकेशन, उसको जानबूझ के वो एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर रही. लेकिन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए, उनको थोड़ी सी ये आप कह लें प्रायोरिटी दे रही है, जहां वो एप्लीकेशन डिसाइड हो रहे हैं विद इन 24 hours. सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. जो तीसरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एक रूमर अभी भी फैला जा रहा है कि जो केयर होम वीज़ा है उसको होम ऑफिस एंड कर देगी विद द नेक्स्ट 1, 2 या 3 months. अगेन दिस इज़ ऑल रूमर्स. 1-2 सालों से ये रूमर चल रहा है कि जो केयर वर्कर का वीज़ा है इसको ख़त्म किया जाएगा, जल्द से जल्द अप्लाई कर ले. देखें, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो कह रहे हैं कि हम केयर वर्कर वीज़ा है या जो ऑक्यूपेशन कोड्स हैं जो हमने लगाए हुए हैं ऑन अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर, उनको हम हटा देंगे. ना, उन्होंने इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया. सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा,
अंडर द ऑक्यूपेशन कोड्स ऑफ एज अ केयर वर्कर, बाय ऑल मीन्स आप कर सकते हैं। इसमें अभी कोई तब्दीली नहीं आई। सो इट्स ऑल रूमर्स, इसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। ये थी इस वीक की अपडेट्स। बेशुमार कॉलर्स अभी वेट कर रहे हैं। नाजरीन देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। कमरान भाई, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी पूछें। मैंने पहले भी कोई 2-3 वीक आपसे पहले बात की थी, लेकिन एक का जवाब मुझे मिला था, दूसरे का नहीं। मैं असल में 2009 में आया था एज ए स्टूडेंट, ठीक तो है 2012 तक रहा हूँ। फिर 2012 में एक्सटेंशन हुई है 2015 फरवरी तक। तो टोय की वजह से वो कॉलेज चला गया, रिवोक हो गया था। फिर FLR एप्लीकेशन की, तो एनीवे वो ये 2020 तक मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर 2020 में उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दी, तो लास्ट ईयर मुझे ग्रांट किया उन्होंने आर्टिकल 8 पे 2.5 ईयर वीजा 10 ईयर रूट पे। तो मेरा जी मैं सुन रहा क्वेश्चन हूँ। ये है जी, मेरा क्वेश्चन कामरान भाई ये है, एक तो ये है कि ईच ईयर में मैं कितना अरसा बाहर रह सकता हूँ आउटसाइड यानी पाकिस्तान, और दूसरा ये है कि मेरी नेक्स्ट ईयर जो है ना ड्यू है एक्सटेंशन, तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा क्योंकि मैं इधर सिंगल ही हूँ। तो उन्होंने मुझे जो 10 ईयर का रूट पे किया है, तो मैं ये प्लीज काइंडली आप बता दें। और एक और क्वेश्चन है कि आया मैं 10 ईयर से 5 ईयर पे कन्वर्ट करा सकता हूँ 18,000 जो 600 थ्रेश होल्ड है वो करके, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, ऑन द प्राइवेट लाइफ रूट एज अ रूल ऑफ थंब आप 6 मंथ से 180 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं गुजार सकते। बट अगर आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई करेंगे, जो आप ज़रूर करेंगे जब आपको ILR मिल जाएगा, फिर आपने 90 डेज़ का टाइम लिमिट मद्देनज़र रखना है कि आप उसको ब्रीच नहीं करते। सो एज अ रूल ऑफ थंब आई वुड से कोशिश करें कि 90 डेज से ज़्यादा आप यूके से बाहर नहीं गुजारें। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि आप नेक्स्ट ईयर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, प्रोवाइडेड आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, आपके पास कोई ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर देगी। जहाँ तक आपका यह तीसरा सवाल है कि आप इस वीज़े को स्विच करना चाहते हैं टू द 5 ईयर रूट, अगर आपकी एज ओवर 25 है और आप को प्राइवेट लाइफ रूट पर मिला है, फिर आप स्विच नहीं कर सकते टू द 5 ईयर रूट। अगर आपको पार्टनर बेस पर मिला होता है ये वीज़ा, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ होती है या आपका जो पार्टनर होता वो होता एज अ ब्रिटिश नेशनल, फिर आप स्विच कर सकते थे टू द 5 ईयर रूट अगर आप 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते होते। बट क्योंकि आपको प्राइवेट लाइफ रूट पर वीज़ा मिला है, आप स्विच नहीं कर सकते। आपने ये 10 ईयर रूट मुकम्मल करना ही है, फिर उसके बाद ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी कामरान भाई, फरमाइए। मैंने आपसे ये पूछना था, मैंने ना मेरा असाइलम जो है ना जी वो जी मैंने किया था। मैं मेन एप्लीकेंट था और साथ मेरे डिपेंडेंट्स थे। जी जी तो अभी 19 सितंबर को मुझे BRP रिसीव हुए हैं मेरे बच्चों के, ज़बरदस्त। और कोई डिसीजन लेटर अभी तक मुझे किसी का भी रिसीव नहीं हुआ, और मेरा और बेगम का भी अभी कोई BRP और डिसीजन लेटर अभी तक मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ। सिर्फ बच्चों के BRP आए हैं। और BRP तो में क्या लिखा हुआ है? 5 years रेजिडेंसी? नहीं, BRP के अंदर तो सिर्फ वो जो है जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो तो 31 दिसंबर 2024 है ना। अच्छा तो और जो इशू डेट है वो है 14 सितंबर दिस ईयर। ओके। तो अभी कोई स्टेटस लेटर जो वो साथ डिसीजन लेटर आता है ना, वो किसी का भी अभी नहीं आया। सिर्फ अच्छा बच्चों के आए हैं BRP, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला है कि ऑब्वियसली मैं मेन एप्लीकेंट हूँ तो वो अप्रूव हुआ है जी जी असालम, तो तभी बच्चों का आया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आगे इंतजार करना चाहिए या आपका सोलिसिटर है? जी सोलिसिटर तो है जी। और वो क्या कहता है आपको? वो तो कह रहा है कि फिल वक्त आजकल उनकी कोई प्रोडक्शन का मसला है, तो हमें जो है इंतजार करना चाहिए, यही वो बस कह रहा है फिलहाल। इंतज़ार करें, कुछ और ना करें। ठीक है नहीं, वो क्या कहते हैं, ठीक है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्या कहते हैं कि बस जी जी। इंतज़ार करें और कुछ ना करें?
कुछ और ना करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन का कोई मसला है। आजकल ये हो रहा है कि समटाइम्स आपके बीआरपीस पहले आ रहे हैं और डिसीजन लेटर लेटर ऑन आ रहे हैं। तो हमें अभी जो है ना उनका इंतजार करना चाहिए, बाकी लेटर्स का, डिसीजन लेटर्स का और बीआरपी का, ये और वो कह रहे वो हैं। कब इशू हुआ था आपका जो है बीआरपी? जो बच्चों का इशू है वो है 14 सितंबर, लेकिन हमें मिला है 19 सितंबर को। या जस्ट यस्टरडे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बात आपकी सॉलिसिटर की दुरुस्त है कि कभी कभी ये होता है कि बीआरपी कार्ड पहले आ जाता है और जो डिसीजन लेटर होता है या ईमेल वो 2-3 दिन बाद आता है। सो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में बेस्ट यही होगा कि 1 वीक 10 दिन और वेट कर लें। अगर आपको डिसीजन लेटर या बीआरपी कार्ड नहीं मिलते, फिर आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं कि जी आपने मेरे बच्चों को वीज़ाज़ इशू कर दिए हैं, लेकिन हमें अभी तक ना कोई डिसीजन लेटर मिला है ना कोई बीआरपी। प्लीज़ हमें जल्द से जल्द ये भिजवा दें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज? हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कामरान। अच्छा कामरान, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंट हूँ, तो मेरी वाइफ स्टूडेंट है, तो उनका जो वीज़ा जो हमारा है ना जनवरी को ख़त्म हो रहा है। हमारे पास कौन सा रूट होता है कि हम यहाँ पे स्टे करें, या हम पीएसडब्ल्यू की तरफ चले जाएं, या क्या वर्क परमिट की तरफ चले जाएं, और क्या है? रिसेंटली मेरा एक बेटा भी यहाँ पैदा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या मतलब किस हिसाब से हम यहाँ पे रह सकते हैं आगे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, कोई ऐसा ओके। रूट तो नहीं है जहाँ आप और आपकी जो वाइफ है और आपका जो बच्चा है अपने स्टेटस को फौरी तौर पर रेगुलराइज कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अंडर प्राइवेट लाइफ, अंडर ह्यूमन राइट्स, बट द चांसेस कि वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा मेरे ख्याल में है 0.01%। तो कह लें 0% चांस है। अगर आपकी वाइफ ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो उम्मीद है उसने कर दिया होगा, मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि आपकी वाइफ पीएसडब्ल्यू पर स्विच कर ले। अगर वो उस पर नहीं स्विच करना चाहती, अगर कोई एम्प्लॉयर है जो उसको स्पॉन्सर करना चाहता है, उस बेस पर वो स्विच कर ले टू स्किल्ड वर्कर, और फिर उस रूट पर आप सब सेटल हो सकते हैं आफ्टर 5 years। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन इन माई ओपिनियन। अगर कोर्स उसने नहीं कंप्लीट किया और आप स्विच नहीं कर सकते क्योंकि नए रूल्स आ गए आफ्टर द जुलाई 17, फिर आप अपने ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं एक सिस्टर के साथ जाके कि आपको क्या करना चाहिए। पर अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, I think the safest option is switch to PSW. If you don't want to switch on PSW because you've got an employer already who wants to sponsor you, then your best bet is to switch to the skilled worker route. Thank you for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मेरे पास रेफ्यूजी आईएल आ रहा है, तो नेचुरलाइजेशन अप्लाई करनी है, तो थोड़ा सा भाईजान रेफरी ऊंचा को बोले, थोड़ा सा ऊंचा बोले, थोड़ा सा। ठीक है। रेफ्यूजी आईएल आ रहा है, मैंने अभी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करनी है ठीक है। 1-2 महीने तक, तो मेरे पास कोई रेफरी नहीं है, तो ये कैसे रेफरी को मैं कहाँ से ढूंढूं? अभी कोई मिल नहीं रहा मुझे। जो 2 रेफरीज आपको होते हैं कितने ना, साल उसमें यहाँ हो गए हैं? मुझे अभी 6 साल होने वाले हैं, हुआ नहीं अभी। जीपी आपका कब से है? मेरा जीपी है मेरा उससे 6 बात साल से करें। ही है। वो रिफ्यूज तो नहीं कर देगा? मुझे डर है कि वो कहेगा नहीं, कि मैं क्यों हो रहा। अगर जीपी साइन करेगा वो क्यों रिफ्यूज़ करेंगे? जीपी तो आपको जानता है ना 5 साल से या 6 साल से, उससे आप पूछ सकते हैं। अगर मस्जिद में अगर कोई है, कोई इमाम जो आपको जानता है, उससे आप कह सकते हैं कि प्लीज़ मेरी नेशनलिटी एप्लीकेशन को प्लीज़ आप साइन कर दें। और अगर कोई और शख्स है जो ब्रिटिश है, जो आपका दोस्त है नॉन प्रोफेशनल, उससे भी आप साइन करवा सकते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2 शख्स ढूंढ लेंगे जो आपकी नेशनलिटी एप्लीकेशन को साइन कर देंगे। मैंने ठीक है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ईमेल की थी बहुत साल पहले कि कोई केस चेज करने के लिए, उसके बाद जा सकता हूँ मैं नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास? नहीं, उनसे आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको 3 साल से ज़्यादा नहीं जानता, वो साइन नहीं करेगा। तो ऐसे शख्स को ढूंढें जो आप कम से कम 3 साल के लिए जानता है, वो फिर उससे आप साइन करवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर।
हेलो हेलो, यू लाइव होने। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लीज़ फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन पर, बड़ा ही मेहरबानी होगी। जी जी। जी फरमाइए मेरे भाई। अच्छा सर, ये पूछना ये है कि मुझे 10 ईयर रूट पे मतलब है कि वीज़ा मिला था प्राइवेट लाइफ के ऊपर, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बेस पे। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ वो एक्सटेंशन है उसकी, आया कि जब वो एक्सटेंशन के ऊपर दोबारा वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस देखेंगे या कि मतलब है कि एज इट इज वो मुझे एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सूरत हाल में डिपेंड करता है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसे ख़ास वजूहात हैं जिस वजह से उन्होंने आपको वीज़ा दिया है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे मांग सकते हैं एविडेंस के प्लीज़ अभी भी हमें एविडेंस दें कि जो आपके सर्कमस्टांसेस पहले थे 2.5 साल पहले वो अभी भी सेम है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अमूमन अगर किसी को वो ग्रांट कर दें अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो होता है कि आपको वो ग्रांट करते हैं आउटसाइड ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। सो अगर आपको वैसे ही उन्होंने ग्रांट कर दिया है और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, मेरा नहीं ख्याल आपसे कोई ऐसे एविडेंस वो मांगेंगे जहाँ वो कहेंगे कि आप प्लीज़ हमें प्रूफ दें। बट अगेन मैंने आपके केस को नहीं पढ़ा, मैंने नहीं देखा कि आपको किस बेस पर पहले वीज़ा दिया गया था। सो बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर एक सोलिसिटर के पास जाके एक दफ़ा आप ज़रूर कंसल्ट कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, शबाज बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी मेरे भाई फरमाइए। जी कमरान भाई, मेरा कल जो है वो असाइलम इंटरव्यू हुआ है। अच्छा। तो जी, तो वो मेरा क्योंकि सोलिसिटर नहीं है कोई भी, तो अच्छा। उनको मैंने एक लेटर भेजना था जो कि उन्होंने मांगा भी था। तो मैंने उनसे बोला था कि मेरे और वो पास कोई लेटर क्या सोलिसिटर। मांगा था उन्होंने आपसे? जी, मेरी जमात का लेटर था। अच्छा ठीक है। जी, तो उनको मैंने बोला कि मेरे पास कोई सोलिसिटर नहीं है, तो ये लाजमी है कि सोलिसिटर ही आपको भेजे या मैं भी भेज सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ऐसा कोई? तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल आप भेज सकते हैं अगर आपके पास सोलिसिटर नहीं है। तो जो अच्छा। आपके पास लेटर गया था इंटरव्यू के, इनविटेशन लेटर जो गया था जी जी। जी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ईमेल होगी, उस पे आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन जब मैं घर आया हूँ तो मैंने देखा है उन पे कोई उस पे ईमेल वगैरह नहीं है, जो 3-4 पेज का वो इनविटेशन लेटर है। ठीक हो गया। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा? सोलिसिटर के पास जाना चाहिए। ये आपने नहीं सोचा कि मैं एक सोलिसिटर के पास जाऊं, कम से कम उससे एडवाइस ले लूं? ये असल में कमरान भाई, मैंने बहुत लीगल एड ढूंढा, पहले तो मुझे मिला नहीं। मेरी वाइफ ही काफी जो है ना वो बीमार थी, तो हर दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट भी होती थी, उधर टेंशन में रहे। फिर उसके बाद जब मुझे सोलिसिटर लीगल एड सर्विस मिली तो उस वक्त मेरा वो सेक्शन 95 वाला ग्रांट लेटर जो है वो 6 मंथ से ऊपर हो गया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर अच्छा। नए ग्रांट लेटर की मैंने रिक्वेस्ट होम ऑफिस को भेजी, तो वो अभी तकरीबन 3 माह से ऊपर हो रहा है, वो मुझे लेटर नहीं आया, लेकिन मेरा इंटरव्यू पहले आ गया, जिसकी वजह से मेरे पास कोई लीगल एड नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बेस्ट चीज़ यही होगी कि जिस नंबर पर आपने कांटेक्ट किया है होम ऑफिस को, और जहां उन्होंने कहा है कि आप जो लेटर लिखा हुआ है उस पर आप हमें ईमेल कर दें, उनसे दोबारा आप रब्ता करें, उनको एक्सप्लेन करें कि जी देखें आपने मुझे ये लेटर भेजा है, मेरे ख्याल में इंटरव्यू लेटर, आपने एविडेंस भी मांगी है, मैं आपको वो भेजना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, प्लीज़ आप मुझे वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको वो ईमेल एड्रेस दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू जी लाइव अस्सलाम होने। वालेकुम सर। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए मेरे सर, भाई। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं जनवरी टेक में आया था स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है। तो 12 जून को मैंने असाइलम अप्लाई किया, ठीक है। ठीक है। तो जी उसके बाद मुझे 16 जून को मेरा ARC कार्ड आया पहला, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक उन्होंने बोला था कि जो 28 जून के पहले जिसका असाइलम केस हुआ उसको हम जल्दी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो सर ये पूछना था कि कब तक उम्मीद है कि
सॉरी, थोड़ी सी लाइन आपकी ख़राब है। सो दूसरा जो सवाल था आपका वो मुझे सर नहीं सुना गया। हेलो, जी जी सर, आवाज आ रही है? थोड़ी सी बेहतर है जी, फरमाइए। जी मैंने बोला था कि मैं जनवरी टेक में आया था एज अ जी जी, स्टूडेंट। आपने असाइलम क्लेम किया, आपको एआरसी कार्ड भी मिल गया, फिर उसके बाद क्या? जी उसके बाद ये पूछना था मैंने कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 28 जून से पहले पहले जिसका असाइलम होगा उसको हम जल्दी प्रोसेस करेंगे। जी जी, जी तो सर ये मेरा क्वेश्चन है कि कब तक उम्मीद है कि मेरा मेन इंटरव्यू आएगा? अभी आपका बड़ा इंटरव्यू हो गया या खाली स्क्रीनिंग हुआ है? अभी तकरीबन होगा सर, उसके ठीक है, मैं डेट देता हूँ डाल आपके रहा सवाल का है। जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने देखा होगा सब बहन भाइयों ने यहाँ रह के कि गवर्नमेंट कहती एक चीज़ है, करती कुछ और है। वादे बहुत ज़्यादा करती है कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन वो वादे कभी भी पूरे नहीं करती। अगर ऋषि सुनक ने कहा है कि हम ये सारे क्लेम्स को जो जून से पहले थे हम उनको जल्दी से प्रोसेस कर लेंगे, रियलिस्टिकली वो नहीं कर सकते, क्योंकि समझ लें हज़ारों असाइलम क्लेम्स हर वीक प्रोसेस होते जा रहे हैं और उनको होम ऑफिस अभी तक डिसीजन नहीं कर सकती, क्योंकि वॉल्यूम इतना है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि जल्द से जल्द उनको वो डिसीजन कर सकें। सो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपने असाइलम क्लेम किया है, आपको एआरसी कार्ड मिल गया है, आपका जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी हो गया है, आपके ख्याल में आपको जवाब कब मिलेगा? पहली बात तो ये है कि जब तक आपका सब्सटैंटिव इंटरव्यू नहीं होता आपको जवाब नहीं मिलेगा। अब वो इंटरव्यू कब होगा आपका? Your guess is good as mine. Could be in 2 months, 3 months, 6 months, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका इंटरव्यू वो वेट करते करते उनको 4 साल लग गए थे डेट आने में। सो कभी कभी इस डिले में भी बेहतरी होती है। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, जो आपकी एविडेंस है उसको आप इकट्ठा करें कि जब आपकी डेट आती भी है आप सब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो होम ऑफिस को पेश कर सकते हैं, आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको असाइलम ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन ए। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन ए। क्या मैं कमरान साहब से बात कर सकता हूँ? जी जी, आप बात कर सकते। मैंने सोचा आप इंग्लिश में हेलो बात करेंगे एक सेकंड के लिए। सॉरी सर। सर मैं से पूछना था कि मैंने ना एक महीने पहले ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन लगाई थी ठीक है, विंडो सर्विस के लिए ना, तो मैंने उसके पैसे भी पे कर दिए, लेकिन मैं वहाँ पे गया था फिंगरप्रिंट देने के लिए, तो उन्होंने मेरे से वो बस लेटर दे दिया था जो आप बता रहे थे ना, कॉम्प्लिकेटेड या केस का एग्जैक्टली, इट्स अ लेटर दे दिया। कॉम्प्लेक्स केस। जानबूझ के ये कर रहे हैं आजकल ना। हाँ जी। सर मेरा बस एक तो मैं ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि सर जो उन्होंने फीस तो काट ली 900 पाउंड समथिंग है ना, वो रिफंड भी करेंगे कि वो नहीं करेंगे उसका? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ज़्यादातर उन लेटर्स में लिखा होता है कि अगर आपको रिफ़ंड करेंगे या नहीं। अगर लिखा हुआ है फिर तो वो ज़रूर करेंगे, अगर नहीं भी लिखा हुआ फिर आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं एक लेटर कि देखें मैंने ये पैसे दिए, आपने मुझे 24 आवर में डिसीजन नहीं दिया, आप प्लीज़ मुझे वो पैसे वापस दें। और उम्मीद है फिर होम ऑफिस आपको वो पैसे रिफ़ंड कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, सॉरी मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, आपसे लकीली मेरी कॉल मिल गई है। जी जी, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये था कि ये हमारे जो होम कंट्री पासपोर्ट्स हैं, ये या असाइलम अप्रूव होने के बाद हमें रिटर्न करेंगे होम ऑफिस या नहीं करेंगे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत हाँ जी, शुक्रिया आपके कॉल का। चलें। यूजली जो होम ऑफिस है आपके जो पासपोर्ट्स होते हैं वो उनको आपको रिटर्न कर देते हैं जब आपका एप्लीकेशन डिसाइड हो जाता है। सो मोस्ट लाइकली होम ऑफिस आपको वो पासपोर्ट्स रिटर्न कर देगी। बट अगर आपको असाइलम ग्रांट हो भी जाता है, आप अपने होम कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते अनलेस योर सर्कमस्टांसेस चेंज। अगर वो चेंज हो जाते हैं फिर ये भी है कि होम ऑफिस आपके जो स्टेटस है उसको रिवोक कर सकती है। सो एज अ रूल ऑफ थंब, इफ यू बीन ग्रांटेड असाइलम यू कैन नॉट ट्रैवल टू योर होम कंट्री। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन ए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई आप ठीक है? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा एक सवाल था कि मैंने 24 जनवरी को FLR की जो एप्लीकेशन किया था। ठीक है। जी, लेकिन उसका नतीजा अब तक नहीं आया। वो कितना देर तक
लगता है वो। ठीक है, मैं देता हूँ आपके दूसरा सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया दूस- आप। दूस- जी, लगता है लाइन कट की है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपने फरवरी में एप्लीकेशन सबमिट की और अभी तक जवाब नहीं आया, होम ऑफिस की जो करंट टाइमलाइंस हैं एक एप्लीकेशन को डिसाइड करने में, वो है 12 मंथ्स। लेकिन उसमें भी उन्होंने एक डिस्क्लेमर लगाया हुआ है कि जो ह्यूमन राइट्स के या प्राइवेट लाइफ के एप्लीकेशंस हैं उसका कोई सर्विस स्टैंडर्ड नहीं है। सो हम 12 मंथ से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 14 मंथ, 16 मंथ्स, बट ऑन एवरेज जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी जो होम ऑफिस टाइम ले रही है वो है एनीथिंग बिटवीन 9 to 14 मंथ्स। सो अभी आपको हुए हैं 6-7 मंथ्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि और 3-4 माह बाद आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आखिरी कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कमरान भाई बेसिकली मैंने ना 2017 में ना मैं खुद गया था इमिग्रेशन के पास ना, अच्छा। कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मैंने उनको कहा था कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिन डिटेंशन सेंटर में रखा और अंदर जाके ना मैंने लाइब्रेरी में उनकी बुक होती है, मैंने वो पढ़ी और वहां पे साइलेंट डाल दिया। वाह, कुछ उस बुक खुद ही में क्या लाइन लिखा नहीं हुआ किए। था कि आपने खुद ही कर दिया? ये तो एक मूवी में बुक नहीं में होता है कि आपने किताब पढ़ी और ज़िंदगी बदल गई आपकी। नहीं कामरान भाई, आप बिलीव करें ना करें, मैंने बुक से ही पढ़ के लिखा है। वहां पे 4 चीजें, वो बुक का नाम यही था, हाउ यू कैन गेट आउट फ्रॉम डिटेंशन सेंटर। वो बुक मेरे आप ख्याल में आप यकीन, सबसे शेयर करें कि सब भी बहन भाई उसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ कामरान दोबारा भाई, के मैं दोबारा झूठ के नहीं बुक का नाम क्या था फिर? लेट्स हियर इट। हाउ यू कैन गेट आउट फ्रॉम डिटेंशन सेंटर। गाइस, आपने ये सुन लिया है, एक किताब है हाउ टू गेट आउट ऑफ अ डिटेंशन सेंटर। उसको फौरी तौर पर पढ़ना शुरू कर दें कि अगर अल्लाह ना करे एक दिन आप डिटेंशन सेंटर में होते हैं, वो किताब का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप जी फरमाइए मेरे भाई। मैंने वहां पे फिर कुछ 4-5 लाइनें लिखी ना, क्योंकि उस पर तो डिटेल लिखनी नहीं होती। जी जी। मैंने वहां पे सबमिट करवाया और 1.5 वीक गुजरा, तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे वहां से निकाला और अच्छा। उन्होंने मतलब एड्रेस पूछा और 2 बंदों के फोन नंबर पूछे कि जहाँ आप जी जी, जा रहे हैं, अगर आपसे कांटेक्ट ना हो सके तो हम किससे कांटेक्ट करें। ठीक है। उसके बाद मेरा साल गुजरा। साल गुजरने के बाद मैंने जो है ईमेल लिखी, क्योंकि मैंने गूगल पे रीड आउट किया था कि अगर आपके साइलेंट का साल तक जवाब ना आए तो आप राइट ऑफ वर्क के लिए राइट ऑफ वर्क के लिए ना आप कर सकते हैं। तो मैंने उनको ईमेल की, अपना केस नंबर सब कुछ लिखा के ईमेल की। मुझे 1.5 वीक के अंदर जो उन्होंने 2 ईयर का वर्क अलाउ किया। जबरदस्त। ठीक है, वो मेरा वर्क अलाउ 2023 में फिनिश हुआ और मैंने फिर उनको दोबारा ईमेल की, लेकिन उनका नियरली 2-3 मंथ कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कल मुझे दोबारा 2 ईयर्स के लिए वर्क अलाउ हो गया दोबारा। ब्रिलियंट। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे। आप मेरे शो को भी देख रहे थे 5 मिनट पहले। मैं यही कह रहा था कि ऐसे लोग हैं जो 3 साल 4 साल तक वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। आप उनमें अनफॉर्चुनेटली हैं इंक्लूडेड कि होम ऑफिस इस तरह की डिले कर रही है। बेस्ट थिंग विल बी मेरे भाई कि अगर 4-5 साल अभी हो गए हैं आपको वेट करते, आप होम ऑफिस को एक लेटर लिखें कि जी देखें मैं 2017 से वेट कर रहा हूँ, इट्स नाउ ओवर 6 years, इट्स अनरीजनेबल, प्लीज़ एक्सपर्टाइज माई एप्लीकेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेगी। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, वैसे ये चीज़ मैंने उनको ईमेल में भी एक्सप्लेन की थी। दोबारा फिर लिखें, ऑनेस्टली सेंड constant emails to them within every 2 to 3 weeks। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस इसको सीरियस लेके आपके असाइलम एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो 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 जी सर, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो जी सर। जी जी फरमाइए मेरे हेलो भाई। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर, पूछो अपना सवाल। एक क्वेश्चन था कि जैसे सर पढ़ाई का कैश ड्यूरेशन तो कंप्लीट हो गया है, तो सर का डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो सर इसके बाद हम अपना स्विच कर सकते हैं क्या वीजा? सर डिग्री कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? आपने फेल किया है या आपने कोर्स कंप्लीट किया? आपने क्या किया? लाइक कोर्स ड्यूरेशन क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं 30 सितंबर को कंप्लीट हो गया, पर लेकिन डिग्री में फेल हो गए।
फेल तो हो गए, वो तो ठीक है, मुबारक हो, बट ये बताएं कोर्स कंप्लीट किया था, क्लासेस अटेंड की थी, फीसेस अब आई थी या नहीं? जी सब कुछ किया, सब कुछ किया था, क्लास अटेंड करी, सब कुछ किया सर, लेकिन वैसे नालायक हैं और फीस फेल भी हो जमा गए आप। पूरी। जी नहीं, नालायक हैं या नहीं, ये बताएं। जी सर, मैंने कहा वैसे नालायक हैं इसलिए फेल हो गई या क्या हुआ, या एफर्ट नहीं की? सर एफर्ट बहुत किया था सर, कहते 2 सब्जेक्ट में रुक गए सर, क्या कहते हैं उसमें बहुत सारा एफर्ट किया था। चलें कोई बात नहीं, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यार बुरा मत बनाइएगा, थोड़ा सा मजाक कर रहा था आपके साथ। देखिए इस सूरत हाल में अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है और चाहे आप फेल हो गए हैं, फिर भी आप स्विच कर सकते हैं टू स्किल्ड वर्कर। सो अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है जो आपको एम्प्लॉय करना चाहता है, यू कैन स्विच टू स्किल्ड वर्कर। जितना जल्दी हो सके स्विच कर लें, ये ना हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए फिर उसके बाद आप स्विच ना कर सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। वो बहन भाई जो मुझे रिक्वेस्ट करते होते हैं कि कामरान भाई अगर हम आपसे मिलना चाहते हैं हम कैसे मिल सकते हैं, आप मेरी रिसेप्शनिस्ट को कॉल कर सकते हैं ऑन 07818 100 100, या आप मुझे इन पर्सन भी मिल सकते हैं एट माई ऑफिस, Kamran & Co Solicitors, 139 Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG1 4PU. Office telephone number is 0207 183 8888. Nearest tube station is Ilford Station on the Elizabeth line. Guys, thank you for watching. इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6:30 सिर्फ और सिर्फ YouTube, Facebook पर। अस्सलाम वालेकुम।